हाँ जी, हो गया टाइम। गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या था होमवर्क, क्या था? हाँ जी, बताओ। आवाज आ रही मेरी? कल हमने एक ही पेपर डिस्कस किया था, दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे आप? बोलो जल्दी से। ये तो होमवर्क मैंने दिया था ना, होमवर्क तो मेरे हिसाब से बहुत कम ही था। इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मतलब यहां पर ये हो गया कि कोई एक एज लेंथ अलग होनी चाहिए, कोई एक एज लेंथ अलग होनी चाहिए, तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो तीनों किस में बराबर होती है? एक तो रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, और एक क्यूबिक में होता है। इन तीनों में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है। और एंड वन ऑफ द इंटर एक्सियल एंगल्स इज नेसेसरली 90 डिग्री। तो इन सब में ही होता है वो, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। सॉरी, तो ट्राई क्लिनिक में एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। आज क्लास का टॉपिक काइनेटिक्स दिखा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, चेंज हो जाएगा। तो आंसर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल होगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है फॉर द बॉम्ब कैलोरीमीटर। कंडीशंस नहीं दे रखी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मानेंगे, लेकिन यहां पर डेल्टा एन जी 0 है, इसीलिए डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। ये गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन है। कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये वर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कैलोमल इलेक्ट्रोड, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करो, बहुत कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करनी, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप इजीली रिवीजन भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन है। एक तरफ हाइड्रोजन हाफ सेल है, दूसरी तरफ कैलोमल इलेक्ट्रोड है, साफ साफ दिख रहा है कैलोमल इलेक्ट्रोड कैथोड, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आगरा और बॉम्बे दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकियों के लिए आपको चेक करना है। यह स्पेसिफिक रोटेशन का डेटा दे रखा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इफ द एंगल ऑफ द रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड राइट इज 32 डिग्री एंड -20 डिग्री एंड +20 डिग्री। कुछ कमेंट करना है? ये हो गया था क्या? Na3PO4 को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? H3PO4 के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। Na3PO4 की H3PO4 के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? Na2HPO4 प्लस NaH2PO4। एक एक H प्लस आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। यहां एक H प्लस आयन कम हो गया, यहां एक Na प्लस आयन कम हो गया। इसके कितने मिलीमोल्स है? 0.3। इसके कितने हैं? 0.1, 0, 0.2, 0.1, 0.1। क्या फर्दर रिएक्शन होगी? यहां पर फर्दर रिएक्शन होगी, यस। अब किस किस के बीच में रिएक्शन होगी? Na3PO4 और NaH2PO4, इन दोनों के बीच में फिर से रिएक्शन होगी, क्योंकि इन दोनों में एक से ज्यादा H प्लस आयन का डिफरेंस है। तो यहां पर अब Na3PO4 प्लस NaH2PO4 ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? Na2HPO4। इसमें से एक Na प्लस कम हो गया, तो यहां पर भी 2 Na प्लस और यहां पर भी फिर 2 Na प्लस आ जाएंगे, यानी ट्वाइस Na2HPO4। इसके 0.2 मोल्स, इसके 0.1, इसके ऑलरेडी 0.1, ये 0, इसका 0.1 बच जाएगा और इसके 0.2 और बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 0.3 और ये बन गया एक बफर सॉल्यूशन। जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन इसी की तरह आया था, क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन देख लेना, एग्जैक्टली ये नहीं था लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। वहां H2CO3 यूज हो रहा था, यहां हमने H3PO4 यूज किया है। हाँ जी, देखिए जेई एडवांस का पेपर है, जेई एडवांस के लेवल का ही है, ये मान लो आप। अगर आप 33% भी लेके आ रहे हो तो आपका जेई में सिलेक्शन है, तो पेपर का लेवल उसी के अकॉर्डिंग है। ओके, इसमें गड़बड़ लग रही, इसमें के का डेटा नहीं दिख रहा मुझे। ये तो गड़बड़ है भाई, एग्जाम में भी नहीं था क्या? के1, के2, के3? सही कह रहे हो, के1, के2, के3 का डेटा मिसिंग है। बट कैसे करना वो बता दिया, अब फॉर्मूला लगा देना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 करना है। हाँ, वो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा मान लो। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसी तरह के। आपको ये बताना है कि किस मिनिमम कंसंट्रेशन पर किसी एक का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले तो ये देखना होगा कि किसका प्रेसिपिटेशन पहले स्टार्ट होगा, वो भी आपको देखना है। किस आयन का प्रेसिपिटेशन पहले होगा और किस कंसंट्रेशन पर होगा। चलिए डन। ये होमवर्क मैंने दिया था आप लोगों को,
कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं? तो लास्ट क्लास में हम कहां पर थे? आई थिंक लैम्डा मैंने समझा दिया था आप लोगों को। आगे पढ़ाते जाओ। और एक क्वेश्चन भी कर लिया था हमने बस। और फाइनली पॉइंट ये आ गया था कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर लैम्डा एम बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि यहां पर लैम्डा एम का जो फॉर्मूला है विच इज के इंटू 1000/m, अगर हम यहां से देखें तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर हमें पता है कि के की वैल्यू भी बढ़ती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। तो व्हाट अबाउट लैम्डा एम? क्या लैम्डा एम कम होगा, क्या लैम्डा एम बढ़ेगा, या लैम्डा एम कांस्टेंट रहेगा? ये अब हमें बताना है। बताइए। अब देखिए लैम्डा एम जो है ना वो मैथमेटिकली टर्म डिफाइन हुई है, तो कोई फील तो है नहीं कि ऐसा होगा। फॉर्मूले से ही सब पता चलेगा कि लैम्डा एम बढ़ेगा या लैम्डा एम कम होगा, क्योंकि ये टर्म हमने एक फॉर्मूले से मैथमेटिकली डिफाइन की है। क्या ऐसा बोल दूं कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट तब बोला जाएगा जब कंसंट्रेशन डबल करने पर कंडक्टिविटी भी डबल होती है। कंसंट्रेशन डबल करने पर कंडक्टिविटी डबल, तो लैम्डा एम कांस्टेंट। यानी किसमें परसेंटेज वाइज ज्यादा चेंज होगा? अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है तो लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन में डबल करने पर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो लैम्डा एम की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो हेडिंग डालिए वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या किया गया, ये सब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। हमने क्या किया, एक सेल ले लिया, उस सेल के अंदर मान लो NaCl हम डाल रहे हैं। एक बार NaCl की कंसंट्रेशन 0.1m, एक बार 0.2m, एक बार 0.3m, एक बार 0.4m। इस तरह से अलग अलग कंसंट्रेशन पर उस सेल का हमने रेजिस्टेंस मेजर किया। किससे मेजर किया रेजिस्टेंस? कैसे करते हैं रेजिस्टेंस मेजर? यस बिल्कुल सही, व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। रेजिस्टेंस से हमें क्या पता चल गई? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी से लैम्डा एम की वैल्यू पता चल गई। राइट। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा एम की वैल्यू पता चल गई साहब। बिल्कुल सही, WSB। अब मैं भी यही बोलूंगा यार शॉर्ट में, कौन पूरा पूरा नाम बोले? हाँ WSB, ये ठीक है, ठीक है। और एक कर्व हमने यहां पर प्लॉट किया बिटवीन लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगे। तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जो 100% आयोनाइज होते हैं। NaCl, KCl, KNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में डालो तो ये पूरे के पूरे टूट जाते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे उन सब के लिए जो कर्व आया वो कुछ इस तरह से था, एक स्ट्रेट लाइन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और सबके लिए कर्व स्ट्रेट लाइन था। हाँ, किसी के लिए वैल्यू कम, किसी के लिए वैल्यू ज्यादा थी, बट सबका कर्व स्ट्रेट लाइन था। ये सब में कॉमन था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे उन सब का कर्व का पैटर्न एक जैसा था। ध्यान रखना, पैटर्न एक जैसा बोल रहा हूं, वैल्यूज एक जैसी नहीं बोल रहा हूं। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे उन सब के लिए भी कर्व का पैटर्न ऐसा ही था, इस तरह से फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज नहीं होते हैं, जैसे वीक एसिड, वीक बेस आप कह सकते हो, जो कि पार्शियली आयोनाइज होते हैं।
हाँ, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? दोनों ही केसेस में जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लैम्डा एम की वैल्यू कम हो रही है। यानी एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, लैम्डा एम डिक्रीज हो रहा है। तो मैं इसमें कंडक्टिविटी को भी साथ में लिख रहा हूं कि कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन लैम्डा एम की वैल्यू कम होती है। इस पर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये अच्छी तरह से याद रख लेना, ये लाइन अच्छी तरह से याद रख लेना। कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन लैम्डा एम कम होता है, लैम्डा एम बढ़ता नहीं है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अब यहां पर दो पॉइंट आते हैं, डिस्कशन के दो पॉइंट है। एक पॉइंट, कंडक्टेंस कम क्यों हो रही है, लैम्डा एम की वैल्यू कम क्यों हो रही है कंसंट्रेशन बढ़ने पर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व ऐसा क्यों है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व ऐसा क्यों है, ये कर्व अलग अलग क्यों है, ये भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज तो आप कह सकते हो, अगर लैम्डा एम की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन डबल होने पर कंडक्टिविटी डबल तो नहीं हो रही है। मतलब अगर आप किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को डबल, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो कंडक्टिविटी जो है वो डबल नहीं होगी, बढ़ेगी जरूर, बट वो 1.1 टाइम, 1.2 टाइम्स, 1.3 टाइम्स, 1.4 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स तो नहीं बढ़ने वाली। इसीलिए लैम्डा एम की वैल्यू कम हो रही है, ये मैथमेटिकली मैंने बताया आपको, राइट। दूसरे तरीके से भी डिस्कस करेंगे, दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करूंगा, फिर किसके लिए करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहां पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम देखें तो जो चेंज है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर लैम्डा एम की वैल्यू कम हो रही है, इसको ऐसे समझो। अब एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ये बोलता हूं ना कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार मोल्स भी बढ़ रहे होंगे। देखिए लैम्डा एम के केस में मोल्स फिक्स है, 1 मोल का डेटा ये, तो मोल्स नहीं बढ़ रहे, हाँ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन मोल्स तो हमेशा ही कितने रहेंगे, 1। तो इसको ऐसे समझो, लेट से मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो मेरे पास NaCl है 0.1 m, या कोई सा भी सब्सटेंस ले लो 0.1 m, कोई सब्सटेंस है Ha और 0.2 m Ha, कोई एसिड मान लो। अब 0.1 m Ha, इसका अगर मुझे 1 मोल चाहिए तो इसका वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, 10 लीटर, और इसका वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, 5 लीटर। प्लेट के बीच की डिस्टेंस फिक्स है 1, वो चेंज नहीं हो रही, तो यहां पर जो प्लेट्स का एरिया होगा वो ज्यादा होगा, और यहां पर प्लेट्स का एरिया जो होगा वो कम होगा। यानी अगर एक वायर की तरह मानूं तो इस वायर का एरिया ज्यादा है और इस वायर का एरिया कम है, लेंथ बराबर है दोनों वायर की, लेकिन यहां एरिया ज्यादा, यहां एरिया कम। मोल्स यहां पर भी 1 मोल है टोटल, और यहां पर भी टोटल कितने मोल्स है, 1 मोल। क्योंकि लैम्डा एम को अगर हमें कंडक्टेंस की तरह सोचना है तो लेंथ 1 होनी चाहिए और मोल्स भी 1 होने चाहिए। अगर लैम्डा एम को मैं कंडक्टेंस की तरह सोच रहा हूं तो मोल्स 1, लेंथ भी 1, मोल्स भी 1, लेंथ भी 1, लेकिन हाँ ये एक बड़ा सेल है, ये एक छोटा सेल है। अब सोचो यहां पर 1 मोल कितने लीटर में, 10 लीटर में, यहां 1 मोल कितने लीटर में, 5 लीटर में। कहां पर ये एसिड ज्यादा आयोनाइज होगा, कम कंसंट्रेशन पर ज्यादा आयोनाइज होगा, ये आप सबको पता है। कंसंट्रेशन कम होने पर अल्फा ज्यादा होता है, तो यहां पर भी 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल, लेकिन अल्फा किसका ज्यादा होगा, ये वाला अल्फा इस वाले अल्फा से ज्यादा होगा। तो यहां नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि 1 मोल उसका परसेंटेज आयोनाइजेशन ज्यादा, तो यहां नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, यहां नंबर ऑफ आयंस कम। कम कंसंट्रेशन पर ज्यादा आयंस,
ज्यादा आयंस तो कंडक्टेंस भी ज्यादा, लैम्डा एम की वैल्यू भी ज्यादा। हाँ या ना? पक्की बात? बहुत सिंपल सा है, लिखना चाहो तो कह सकते हो एस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, therefore number of ions increases, hence lambda m increases। ये दो पिक्चर जरूर बनाना जब भी कभी भी लैम्डा एम की बात कर रहे हो। कंसंट्रेशन चेंज होने पर सेल की साइज को भी चेंज करना। कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो सेल छोटा होता जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो रही तो सेल बड़ा होता जाएगा। होता क्या है, हम उसी साइज का सेल इमेजिन करते हैं। अगर पिक्चर बना रहे हो, कुछ फील कर रहे हो, तो लैम्डा एम के केस में हमेशा कंसंट्रेशन चेंज होने पर सेल की साइज को भी चेंज करोगे। सेल की साइज कांस्टेंट नहीं रखोगे। यहां सेल की साइज बड़ी, कंसंट्रेशन कम तो बड़ा सेल, कंसंट्रेशन ज्यादा तो छोटा सेल। समझ में आई बात? बिल्कुल सही लगाया बेटा, अल्फा का साइन बिल्कुल सही लगाया। कम कंसंट्रेशन पर अल्फा ज्यादा होता है। पढ़ो वापस जाके। तो ये किसका एक्सप्लेनेशन हो गया? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन कम है तो अल्फा ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो लैम्डा एम की वैल्यू भी ज्यादा है। बात आती स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पॉइंट एक ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो स्लोप है ना, ज्यादा, ये बहुत कम है, यानी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। यानी यहां पर लिख दो स्मॉल नेगेटिव स्लोप, यानी स्मॉल नेगेटिव स्लोप मतलब ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। इवन आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान लेंगे कि ये लैम्डा एम की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन के साथ वेरी नहीं कर रही है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो भी बहुत कम होता हो। तो दिखाने के लिए मैंने इतना स्लोप दिखा दिया, अदरवाइज आप इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी मान सकते हो। हाँ, बट थोड़ा बहुत चेंज तो हो रहा है। क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा चेंज भी क्यों हो रहा है, उसको समझते हैं। राइट? तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कंसंट्रेशन कम हो या कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जैसे 0.1 m NaCl एंड 0.1 m 0.2 m NaCl, दोनों ही केस में नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही होंगे। नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही होंगे, हाँ या ना? चाहे 10 लीटर हो चाहे 5 लीटर हो, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है, और 1 मोल है, और 100% यहां पर भी आयनाइज होगा, 100% यहां पर भी आयनाइज होगा। तो कह सकते हो कि दोनों जगह नंबर ऑफ आयंस तो सेम है। फिर क्यों डिफरेंस आ रहा है? फिर क्यों डिफरेंस आ रहा है? तो डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि यहां पर जो एक मोल सब आयंस है वो एक दूसरे के पास में है। ये एक मोल आयन जो है वो एक दूसरे के पास में। अब पास में होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये डायग्राम थोड़ा जगह नहीं है, यहां बना रहा हूं। दूर दूर और पास पास होने से क्या फर्क पड़ेगा वो समझा देता हूं। जैसे ये कोई केटायन है, सिंस पानी में है तो इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कोई एनायन है इसके चारों तरफ भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेशन होगा इसका। राइट? और अब ये जो केटायन एनायन है ये मूव करेंगे। एनायन मान लो इस तरफ मूव कर रहा है, केटायन मान लो इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक दूसरे के पाथ को क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, एक दूसरे के रास्ते में आएंगे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन पर ये ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस एक दूसरे के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे। और कम कंसंट्रेशन है तो ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। कम कंसंट्रेशन है, ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। एक केटायन मान लो यहां है, एक एनायन यहां है। अब ये एक दूसरे के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण मूवमेंट आसान होगा। मूवमेंट आसान होगा तो ये इजीली मूव करेंगे, यानी कम कंसंट्रेशन पर मूवमेंट आसान होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन पर कम होगा। इसीलिए कम कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस ज्यादा, ज्यादा कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस कम। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है।
ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि आयंस पास पास या दूर दूर आ गए, ये तभी पिक्चर में आएंगे जब नंबर ऑफ आयंस बराबर है। यहां पर ये जो वाला केस था ना, यहां पर हम पास पास या दूर दूर से सोच ही नहीं रहे, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ आयंस ही चेंज हो रहे हैं। अगर कहीं नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं और वो एक दूसरे के पास पास भी आ रहे हैं, तब भी कंडक्टेंस तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है और फिर आप कहते हो कि नहीं सर वो पास पास आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि कंडक्टेंस कम होगी। दूर दूर आ रहे हैं, कंडक्टेंस बढ़ेगी। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट कब पिक्चर में आएगा? जब नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट हो। देखो ज्यादा आपसे कोई पूछने नहीं वाला, बस आपको ये डायग्राम से ही समझाना है। कम कंसंट्रेशन पर आयंस दूर दूर है तो कंडक्टेंस ज्यादा, ज्यादा कंसंट्रेशन पर आयंस पास पास है तो कंडक्टेंस कम। डायग्राम बनाओ, दैट्स इट। डायग्राम से ही समझना है और समझाना है, और किसी तरीके से नहीं। और एट द एंड यहां पर मैं फिर से एक चीज बोल देता हूं, जब भी कंसंट्रेशन चेंज करोगे सेल की साइज को छोटा बड़ा जरूर करोगे। यहां पर भी 1 मोल NaCl है, यहां पर भी 1 मोल है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी मिस्टेक ही जनता यही करती है, उन्हें लगता है कि कंसंट्रेशन बढ़ी तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है, ये हमेशा याद रखना। तो फाइनली यहां पर क्यों चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत हमने समझ लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों चेंज हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों चेंज हो रहा है, वो मैंने समझा दिया, याद रखना। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वापस आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को आगे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है। ये जो इंटरसेप्ट है, पता है इस इंटरसेप्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा एम इनफाइनाइट। क्या मतलब हुआ इसका लैम्डा एम इनफाइनाइट का? इसका मतलब यह है कि जब कंसंट्रेशन 0 है, ये तब की मोलर कंडक्टेंस है। देखो प्रैक्टिकली तो आप ये ऐसा सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते हो जिसकी कंसंट्रेशन 0 है, बट ये डेटा आप ऑन पेपर थियोरेटिकली निकाल सकते हो। थियोरेटिकली कैसे निकाल सकते हैं? ये कर्व हमारे पास है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करो। एक्स्ट्रापोलेट मतलब एक्सटेंड करो आगे, एक्स्ट्रापोलेट करना मतलब एक्सटेंड करना, जिससे हमें क्या पता चल जाए? y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई? 0। कंसंट्रेशन 0 मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन 0 मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसे कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या 0 कंसंट्रेशन भी बोल सकते थे, ऐसा नहीं है, बट बोला यह जाता है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है? तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप मुझसे पूछो कि सर लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालो, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व प्लॉट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली कर्व प्लॉट करोगे और फिर उस कर्व को क्या करोगे? एक्स्ट्रापोलेट करोगे, उसका वाई इंटरसेप्ट निकालोगे, वो जो वाई इंटरसेप्ट है वही उसका लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा। ग्राफिकली करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। इवन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जो कर्व हम यहां पर देख रहे हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। इस कर्व की इक्वेशन भी है एक, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस सम कांस्टेंट अंडर रूट सी। यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ सी का कर्व ही इसलिए प्लॉट किया गया कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ सी लेते हैं तो ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है। अगर आपने कंसंट्रेशन लिया होता तो इन दोनों कर्व्स में डिफरेंस भी नहीं दिखता, फिर ये भी ऐसे ही कुछ कर्व होता, दोनों कर्व लगता है एक ही जैसे, तो सर अलग अलग क्या है? लेकिन अगर मैंने यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ले लिया तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी और ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, तो इससे डिफरेंस भी दिख रहा है। ये इक्वेशन भी याद रखनी है आपको। इस पर जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आई थिंक एडवांस में भी आया हुआ है, जेई मेंस में भी आया हुआ है। लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस सम कांस्टेंट ए, जहां पर क्या है? कांस्टेंट है, और जो सी है वो क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है?
अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि चलो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि लैम्डा में इन्फानाइट निकालो तो आप निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अब मैं कहता हूं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा में इन्फानाइट निकालो, यहां हमारी गाड़ी फंस जाती है। यस, क्यों फंस जाती है हमारी गाड़ी? क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कर्व है ना, वो इस तरह से है कि अगर हम उसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करें, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करना मुश्किल काम है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रापोलेट करने में मान लो इधर से उधर कर लिया तो वाई इंटरसेप्ट अच्छा खासा बदल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पर अगर मैं आपको बना के बताऊं इस तरह से, क्योंकि ये जो कर्व है ना, ये वाई एक्सिस के कुछ पैरेलल सा हो रहा है, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ऐसे या ऐसे एक्स्ट्रापोलेट किया तो वाई इंटरसेप्ट में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाओगे, मतलब एक्स्ट्रापोलेट करना सही तरीका नहीं है। तो फिर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट कैसे निकालोगे? क्या इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना सकते हो? वो भी नहीं कर सकते। तो दोनों ही ऑप्शन फेल हो रहे हैं हमारे। प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, एक्स्ट्रापोलेट भी नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट निकालो। हाँ, ये बड़ा अजीब सा होता है, जो कर नहीं सकते वही पूछा जाता है, यार ये क्या तकलीफ है? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हाँ, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब लगता ना सर ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे करेंगे, वहीं लोग बाग कुछ कर देते हैं और उनका नाम हो जाता है, उनका नाम हो जाता है। तो कैसे करेंगे वो अब मैं बता रहा हूं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट कैसे फाइंड आउट किया जाए। बातें सारी समझ में आ गई? क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हो। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें लैम्डा इनफाइनाइट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया विच इज नोन एज कॉलरॉश लॉ। चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, टू डिटरमाइन लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर weak electrolyte a law was introduced called Colrosh law। हाँ बिल्कुल बेटा, सही बात है, तुमने सही बोला। देखो यही है, जहां मुश्किलें होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। देखो सीधी सी बात है, बाकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ढूंढो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, फिर आप देखो मजे ही मजे। हाँ बिल्कुल सही कहा, आपदाओं को अवसर बना दो। डिफिकल्ट सिचुएशन विल बिकम द अपॉर्चुनिटी। तो यही होता है भाई। तो कॉलरोश लॉ पर आते हैं, बट कॉलरोश लॉ को समझने से पहले सर मेरे को प्रॉब्लम मिली तो 50% इक्विटी आपकी, ऐसा? प्रॉब्लम तो मैं बहुत सारी बता सकता हूं शिवांकर, चिंता मत करो, तुम तो सॉल्यूशन बताओ।
सब लोगों के डायलॉग निकल निकल के आ रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल सही कहा ऋषि। टफ क्वेश्चंस करो, आसान क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाते हैं और आसान हो जाते हैं। बिल्कुल नवदीप, यही दैट्स व्हाई आईआईटीज हैज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। चलो तो अब कॉलरोस लॉ की बात करते हैं, बट इसको समझने से पहले एक दो पॉइंट्स और बताऊंगा। लेट्स से एक सॉल्यूशन में आपने NaCl डाला। NaCl का सॉल्यूशन है तो इसमें चार्ज कौन कंडक्ट करेगा? कुछ तो Na प्लस आयन करेंगे और कुछ Cl आयन भी कंडक्ट करेंगे। तो जो कंडक्टेंस होती है वो इनके आयंस के सम के बराबर होती है। तो कंडक्टेंस ऑफ NaCl आप सिंपली कह सकते हो कुछ चार्ज Na प्लस आयन कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ चार्ज Cl आयन कंडक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर होगी। अब इसको ऐसे समझ लो कि मैं इसे L अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl आयन। हाँ या ना? ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि एक ही सॉल्यूशन में बहुत सारे आयंस है तो सबकी कंडक्टेंस को आप ऐड कर सकते हो, सबकी कंडक्टिविटी को भी ऐड कर सकते हो। यानी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटीज आर एडिटिव प्रॉपर्टीज। इनको आप ऐड कर सकते हो क्योंकि कुछ चार्ज Na प्लस कंडक्ट कर रहा है, कुछ चार्ज Cl आयन कंडक्ट कर रहा है, तो इनको ऐड किया जा सकता है। फर्दर यहां पर लैम्डा m की बात करें तो लैम्डा m ऑफ NaCl यानी 1 मोल NaCl, तो ये किसके बराबर होगा? लैम्डा m Na प्लस प्लस लैम्डा m Cl माइनस। क्योंकि अगर 1 मोल NaCl है तो कह सकता हूं कि वो 100% आयोनाइज होगा। 100% आयोनाइज होगा तो Na प्लस भी 1 मोल होंगे, Cl आयन भी 1 मोल होंगे, तो आप यहां पर भी इनको ऐड कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या लैम्डा m एसिटिक एसिड को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या लैम्डा m एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m H प्लस? ये नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता ये? बिकॉज 1 मोल एसिटिक एसिड का मतलब ये नहीं कि 1 मोल एसिटेट आयन और 1 मोल H प्लस आयन होगा, क्योंकि वो तो 100% आयोनाइज नहीं होता है। तो अगर 1 मोल सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है तो इसका मतलब 1 मोल एसिटेट और 1 मोल H प्लस आयन नहीं होगा। इसीलिए NaCl के केस में तो आप लिख सकते हो, लेकिन वीक एसिड के केस में नहीं लिख सकते हो। वीक एसिड के केस में नहीं लिख सकते हो। हाँ, वीक एसिड के केस में कब लिखा जा सकता है? जब वीक एसिड भी 100% आयोनाइज हो। 100% कब हो सकता, कब होगा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप लिख सकते हो लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस आयन। ये कह सकते हो। हाँ या ना? बिल्कुल अमन। तो यहां पर थोड़ा सा मैंने बताया कि क्या चीज कह सकते हैं, क्या चीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये नोट कर लेना। पहले मैं आपको कॉलरोस लॉ क्या होता है वो समझाऊंगा, फिर उसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कॉलरोस लॉ, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। अब कॉलरोस ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट्स से NaCl, NaBr, KCl और KBr। ठीक है, NaCl,
NaBr, KCl और KBr। और इन सब का किसी कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम फाइंड आउट किया, किसी भी कंसंट्रेशन पे मान लो 0.1 m 0.2 m, सबका सेम कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम का डेटा फाइंड आउट किया और कर्व प्लॉट करके उससे हमने लैम्डा एम इनफाइनाइट भी निकाल लिया। इन सब का हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट भी पता है और इनका लैम्डा एम इनफाइनाइट हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और फिर इन सारे डेटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। कोलरोच ने क्या देखा कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इन दोनों की लैम्डा एम का डिफरेंस, हाँ दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए, मान लो ये 0.1 m पर ये भी 0.1 m, ये भी 0.1 m, ये भी 0.1 m, या सबकी कंसेंट्रेशन 0.2 m, या सबकी कंसेंट्रेशन 0.3 m, तो इनके लैम्डा एम का जो डिफरेंस था वो इक्वल नहीं था। लैम्डा एम का डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं था, लेकिन यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उनके लैम्डा एम का जो डिफरेंस था वो इक्वल था। जबकि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनके लैम्डा एम का डिफरेंस इक्वल था, किसी कॉन्सेंट्रेशन पर ये इक्वल नहीं था। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे लेके देख लो और कोई से भी इस तरह से कंपाउंड्स लेके देख लो, यानी ये रिजल्ट किसी एक जगह पर नहीं आ रहा था, बाई चांस ऐसा नहीं हुआ किसी एक जगह पर ऐसा रिजल्ट था। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस कोलरोच ने बनाए, जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन यहां लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस कोलरोच ने बनाए और देखा कि रिजल्ट सेम है। ऐसा तो कोलरोच ने इसी चीज को कैसे एक्सप्लेन किया वो बताता हूं। कोलरोच ने क्या कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझा रहा हूं मैं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अभी आप बाद में लिख लेना या जगह है तो लिख लो, ईच आयन makes a definite contribution to the conductance of solution irrespective of its source. Each ion makes a definite contribution to the conductance of solution irrespective of its source. क्या मतलब हुआ पहले मैं समझाता हूं फिर वापस डेफिनेशन पर आएंगे। एक्चुअली NaCl की जो कंडक्टेंस है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ब्रेक कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। इसको भी टुकड़ों में तोड़ सकते हैं हम, Na प्लस Br माइनस, यहां माइनस साइन आ जाएगा, यहां पर भी माइनस, इस तरफ भी मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, लैम्डा एम के प्लस प्लस लैम्डा एम Cl माइनस माइनस लैम्डा एम के प्लस माइनस लैम्डा एम ब्रोमाइड माइनस। अब कोलरोच लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये जो Na प्लस आयन है इसकी कंडक्टेंस, चाहे Na प्लस आयन NaCl से आया हो चाहे NaBr से आया हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी कंडक्टेंस सेम होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैं इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकता हूं,
यहां पर K प्लस को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, Cl माइनस ब्रोमाइड माइनस, और यहां पर Cl माइनस और ब्रोमाइड, Cl माइनस एंड ब्रोमाइड आयन, दोनों तरफ Cl माइनस एंड Br माइनस, Cl माइनस Br माइनस। इवन किसी कॉन्सेंट्रेशन पर आप यहां पर भी इसको ब्रेक कर सकते हो, यहां पर भी मैं इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, लेकिन यहां पर किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर इस Na प्लस की कंडक्टेंस को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। कॉलरॉश ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो आप इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हो, अदर देन इनफाइनाइट नहीं कर सकते। उसका लॉजिक ये है कि एक Na प्लस की कंडक्टेंस कितनी होगी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ में Cl आयन है या ब्रोमाइड आयन है, बिकॉज इस Cl आयन का भी तो कोई ना कोई फोर्स इस पर लगेगा ही लगेगा, कम लगेगा ज्यादा लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, ये एनायन इस केटायन को अट्रैक्ट करेगा। अब Cl आयन की जगह अगर ब्रोमाइड आयन होगा तो अट्रैक्शन कुछ और होगा, यानी Cl आयन की प्रेजेंस में कंडक्टेंस कुछ और होगी, ब्रोमाइड आयन की प्रेजेंस में कंडक्टेंस कुछ और होगी। लेकिन यही अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो जाए तो ये Cl आयन और ब्रोमाइड आयन Na प्लस से बहुत दूर होंगे, और बहुत दूर होंगे तो Cl आयन का या ब्रोमाइड आयन का Na प्लस पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो फिर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो चाहे अब सॉल्यूशन में Cl आयन हो, चाहे अब सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन हो, Na प्लस की कंडक्टेंस उतनी ही होगी। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na प्लस की कंडक्टेंस की अपनी एक यूनिक वैल्यू होगी, चाहे वो Na प्लस आयन NaCl से आया हो, चाहे वो Na प्लस आयन Cl आयन से आया हो, NaCl से आया हो, चाहे वो Na प्लस आयन NaI से आया हो, उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। बट अदर देन इनफाइनाइट डाइल्यूशन उस Na प्लस आयन की कंडक्टेंस अलग अलग होगी। अगर वो Na प्लस आयन NaCl से आया तो अलग होगी, NaBr से आया तो अलग होगी, NaI से आया तो भी अलग होगी। तो किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, जबकि यहां कर सकता हूं। और यहां पर इस Cl आयन की कंडक्टेंस इस Cl आयन की कंडक्टेंस भी सेम होगी, इस ब्रोमाइड आयन की कंडक्टेंस और इस ब्रोमाइड आयन की कंडक्टेंस भी सेम होगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऐसा होगा, अदर देन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसा नहीं होगा। ये चाहो तो लिख लेना, यहां पर मैंने नहीं लिखा, बट यहां पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। यही चीज कोलरॉश ने कही है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख दो इसको, each ion makes a definite contribution to the conductance of the solution irrespective of its source. This is Colrausch law. ये Colrausch law है। बिल्कुल सप्तांशु, बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम। तो ये एक तो स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों कहा उसने, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दिया है। पहले उसको ये रिजल्ट्स देखने को मिले। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आयंस में तोड़ के यहां पर भी लिख सकते हो, आयंस में तोड़ के यहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन यहां इस Na प्लस और इस Na प्लस को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, यहां पर इस Na प्लस को इस Na प्लस आयन से कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये भी समझ लो, इसी चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको कभी भी लैम्डा m ऑफ Na प्लस का डेटा देता हूं एट 0.1 m कंसंट्रेशन, ये डेटा किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको सोर्स नहीं पता कि ये Na प्लस NaCl से आया है, NaBr से आया, किस से आया। लेकिन अगर मैं आपको लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस का डेटा देता हूं, तो मुझे आपको सोर्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो NaCl से हो, चाहे NaBr से हो, चाहे NaI से हो, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल वही रहेगा। दिव्यांशु कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलर कंडक्टेंस
क्योंकि मोलर कंडक्टेंस से ही कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो यहां पर लैम्डा एम इन्फानेट ऑफ Na प्लस आयन, इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, इसकी यूनिक वैल्यू नहीं होगी। ये तो सोर्स पर डिपेंड करेगा कि NaCl है, NaBr है, NaI है, क्या उस सोर्स पर डिपेंड करेगा। राइट। अब इससे हमारा पर्पस कैसे सॉल्व होता है, ये तो चीज चलो समझ में आ गई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि एक आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस की एक यूनिक वैल्यू होगी, ये समझ में आ गई। लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलरोश लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोश लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन lambda m infinite of weak electrolyte। देखो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, जिस तरीके से दिमाग लगाया ना कोलरोश ने, जबरदस्त वाला दिमाग लगाया। आप देखना, बड़ा मजा आएगा कि कैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। यानी कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम जरूर आती है लेकिन प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन हमेशा होता है, बस वो ढूंढना पड़ता है। होता जरूर है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट आसानी से दिखता नहीं है, फाइट करनी पड़ती, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है। एफर्ट्स लगाने पर दिखता जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन एफर्ट्स लगानी पड़ती है। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है तो सही, बट आसान नहीं होता। टू डिटरमाइन लैम्डा एम इन्फाइनाइट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो अब हमें एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इन्फाइनाइट निकालना है, तो कह सकता हूं कि लैम्डा एम इन्फाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड, लैम्डा एम इन्फाइनाइट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम इन्फाइनाइट ऑफ H प्लस आयन, इन दोनों के सम के बराबर होगा। और यहां पर अब ये एसिटेट आयन का सोर्स चाहे एसिटिक एसिड हो चाहे कोई और हो, वैल्यूज तो चेंज होगी नहीं क्योंकि तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की है। तो क्यों ना हम यहां पर ये एसिटेट आयन का सोर्स क्या ले लें, CH3CONA। और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कर्व प्लॉट किया जा सकता है और इसके कर्व को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। H प्लस के लिए क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब HCl ले लिया। इससे क्या आएंगे, एसिटेट आयन और Na प्लस आयन, इससे H प्लस और Cl आयन। लेकिन हमें तो केवल एसिटेट आयन और H प्लस ही चाहिए था, तो क्या करें, इसमें से लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl माइनस कर दो। और ये तीनों ही जो आप देख रहे हो, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों के लिए कर्व प्लॉट किया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन आएगा जिसे एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट। और इन तीनों के लैम्डा एम इनफाइनाइट से आप एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हो। यानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड आउट करना है। यूज कौन सा डेटा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। यूज कौन सा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही लिखे जा सकते हैं, और हमें फाइंड आउट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही तो करना है। बाकी कंसेंट्रेशन पर तो हम वैसे ही खुद सॉल्यूशन बना के एक्सपेरिमेंटली कर लेंगे। प्रॉब्लम ही कहां पर आ रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। भाई 1m पर थोड़ी प्रॉब्लम है, लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड एट 1m, वो तो हम एक्सपेरिमेंटली कर लेंगे। प्रॉब्लम ही कहां आ रही थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये ऑप्शन आ गया, जिससे हमारा काम हो गया। इवन जैसे यहां पर जरूर नहीं HCl का डेटा हो, अगर मान लो HCl के बजाय आपके पास H2SO4 का डेटा है,
लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ H2SO4। अब यहां H2SO4 के 1 मोल से H प्लस के कितने आएंगे? 2 मोल। तो हमें तो कितना, 1 मोल ही चाहिए। तो इसको किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। 1/2, क्योंकि H प्लस का 1 ही मोल चाहिए। माइनस क्या करेंगे अब यहां पर? लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ Na2SO4, इसके भी कितने? हाफ मोल, क्योंकि सल्फेट आयन के कितने मोल्स है? हाफ मोल। हाँ, ग्रंथ ने यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन इन्फानाइट कंसंट्रेशन पर निकालना ही क्यों है? ये भी दम वाली बात है सर, करना क्यों है? बस ऐसा नहीं होता कि यार फ्रेंड के पास वो गन है तो मुझे भी वही वाली गन चाहिए, उसके पास साइकिल है तो मुझे भी साइकिल चाहिए, उसके पास ये टॉयज है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास कार है तो मुझे भी कार चाहिए। देखा देखी नहीं, वही मान लो। ऐसे ये कारण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक वैलिड रीजन तो है ही है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम लैम्डा इन्फानाइट निकाल सकते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकालो। वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं तो नाराज हो जाएंगे कि ये तो गलत बात है, कि जब आप लैम्डा इन्फानाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकालो। बिल्कुल। बेटा ये तो दुनिया ही चलती इसी पर। दुनिया, कुछ लोग इसे मोटिवेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे है ना कि ना जलन भी कहते हैं। किसी कुछ को लोगों के लिए मोटिवेशन, अच्छा तेरे पास ये मोबाइल है, अब देख मैं भी लेके आता हूँ, वन प्लस एप्पल, अच्छा बाइक, यही होता है। बताऊंगा इसका, अभी अभी रुक जाओ रुक जाओ, इस डेटा का यूज क्या है वो भी बताऊंगा। तो यहां से अब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फानाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सर फिर आपने बीएमडब्ल्यू किसको देख के ली? इस फैक्ट वो तो मेरे आसपास किसी के पास बीएमडब्ल्यू तो नहीं थी, कार्स थी बट बीएमडब्ल्यू नहीं थी। मूवीज में देखी? नहीं देखी क्या? कौन कौन से, किस में? फास्ट एंड फ्यूरियस, इनमें है ही है। आप एप्पल फोन क्यों नहीं यूज करते? सही बताऊं, मेरे पास पहले एप्पल का फोन था, कोविड से पहले भी था। कौन सा था? आईफोन एक्स था। ठीक है, गिर गया एक बार, स्क्रीन टूट गई साहब। उस आईफोन की स्क्रीन आती है उस, कुछ 25-26 हजार की स्क्रीन थी। बड़ा दुख हुआ, लेकिन करो क्या। ठीक है भाई साहब, स्क्रीन डलवा ली। स्क्रीन डलवाने के थोड़े दिनों बाद ही, थोड़े दिनों बाद ही पता क्या हुआ, फिर से गिर गया और फिर स्क्रीन खराब हो गई। अब क्या करो? और ये टाइम भी कोविड वाला ही कुछ टाइम था। हाँ, अब दिमाग खराब यार, अभी तो डलवाई थी स्क्रीन और अभी खराब हो गई। फिर 25 हजार रुपए का चुना, तो मार्केट में कहीं से होता ना कि
डुप्लीकेट आईफोन की स्क्रीन मिल रही थी। कितने की थी? 12,000 की, 11-12 हज़ार की कुछ मिल रही थी। तो मैंने कहा यार 25,000 कौन खर्च करेगा, 11-12 हज़ार वाली स्क्रीन लगवा लेते हैं। तो मैंने वो डुप्लीकेट जो आती है वो वाली स्क्रीन लगवा दी। और जिस दिन वो लगवाई उसी दिन फिर वो फिर गिर गया और फिर स्क्रीन खराब। और डुप्लीकेट वाली तो एक दिन भी नहीं चली साहब। अब क्या करो। उसके बाद मैंने खरीदा वन प्लस। आ देखो ज्यादा नहीं, टच वुड, ध्यान रखना, बट 3 साल हो गए एक भी बार स्क्रीन चेंज नहीं करानी पड़ी भाई। चल रही है अपनी। गिरा जरूर है, गिरा जरूर है, लेकिन स्क्रीन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, और मतलब उस फोन में, ये तो मैं रिसेंटली उसमें, कम से उस आईफोन में, उसके बाद फिर वापस नई आई उस पर भी स्क्रीन तो लगवा दी मैंने, बट उस आईफोन में 3 बार स्क्रीन चेंज हुई थी, 3 बार। एक बहुत पहले भी हुई थी। तो जितने का फोन था ना, उतनी तो उसमें और अलग से स्क्रीन भी डल गई भाई। हम्म। हाँ, कुछ नहीं है, ज्यादा बुलवाओ मत एप्पल। हाँ, प्रोडक्ट्स आर गुड, नो डाउट, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बट जो वो चार्ज करते हैं ना यार, बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब, और आईफोन 14 15 में क्या डिफरेंस है? वैसे ही है जैसा 13, ऐसा 14, आईफोन 10 भी वैसे ही है। बट हर साल नया निकाल देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कह देते हैं कि मोस्ट पावरफुल चिप। अरे क्या आईफोन 10 भी वैसे ही चल रहा है अभी भी, 14 भी वैसे ही चलता है। कहता है कैमरा अच्छा है, आईफोन एक्स का भी मेरे पास अभी कैमरा, वो भी उतनी अच्छी फोटो खींचता है। टाइटेनियम कौन सा मुझे खाना है जो फर्क पड़ जाएगा? या टाइटेनियम का टेस्ट अच्छा, टाइटेनियम हो या स्टील हो, हमें क्या फर्क पड़ता भाई। स्वपन कह रहा है कि आपने इतनी बार गिराया ही क्यों? अरे भाई, कौन जानबूझ के थोड़ी गिराया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी गिराऊं, गिर जाएगा तो टूट जाएगा। हम्म। इस मामले में वन प्लस ठीक है देखो, बट ज्यादा नहीं बोलता। पता चला आज ही मैं बहुत सारी वन प्लस की तारीफ कर रहा हूँ। चलो वापस इस पर आते हैं, वापस इस पार्ट पर आते हैं। तो लैम्डा एम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं पर एक छोटी सी चीज और बताता हूं, वैसे तो ये पहले बतानी थी, लेकिन अब मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे हमने लेमडा एम डिफाइन किया ना, लेमडा एम कैसे डिफाइन करते हैं? के इंटू 1000 अपॉन एम। इसे बोल, कभी कभी हम बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। वैसे मैं मना करता हूं कि ये वर्ड यूज मत करो, लेकिन बुक्स में होता है तो ये तो आपको पता तो होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। उसी तरह से एक और टर्म डिफाइन की जाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब ये 1 मोल की कंडक्टिविटी, ये 1 इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी, दिस इज नॉन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
यहां मोलरिटी, यहां नॉर्मेलिटी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा एम, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली इसके भी दो फॉर्मूले हैं, के अपॉन 1000 इंटू एम, यहां पर के अपॉन 1000 इंटू एम। ये दो फॉर्मूले इसके भी हैं, दो फॉर्मूले इसके भी हैं। इवन हमें पता है नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, राइट। तो यहां पर हम फॉर्मूले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इंटू 1000 अपॉन एन, एन को क्या लिखा जा सकता है, एम इंटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू लैम्डा एम। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा एम की वैल्यू आ जाती है। यह फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है क्योंकि मोस्टली मोल्स वाली टर्म एन फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है। यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इक्विवेलेंट वाली टर्म एन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको ढंग से याद रखना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर इज लैम्डा एम। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, हां जहां एन फैक्टर 1 है वहां इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही बराबर होती है, दोनों ही बराबर होती है। तो एक तो ये फॉर्मूले लिख लेना यहां पर, और उसके अलावा वापस अब मैं इस पार्ट पर आ रहा हूं। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने मोलर कंडक्टिविटी के लिए लिखा था, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। लेकिन यहां पर गड़बड़ कहां होती है वो बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस 2 टाइम्स लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl आयन, क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मोल मैग्नीशियम आयन है और 2 मोल क्लोराइड आयन है। इसके 1 मोल में इसका भी 1 मोल, लेकिन इसके 2 मोल से, इसीलिए 2 टाइम्स कर दिया। व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? अगर मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स, नहीं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही क्या कहता है कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो जितने इक्विवेलेंट्स ए के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स बी के होंगे। अगर ए के 1 इक्विवेलेंट है तो बी के भी 1 होंगे, ए के 5 इक्विवेलेंट है तो बी के भी 5 इक्विवेलेंट होंगे। उसी तरह से एक कंपाउंड में जितने इक्विवेलेंट्स कैटाइन के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स एनाइन के भी होंगे। यानी 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसमें मैग्नीशियम का भी एक इक्विवेलेंट होगा, क्लोराइड आयन का भी एक ही इक्विवेलेंट होगा ऑफ Cl आयन। यहां 2 टाइम्स नहीं आने वाला है, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक कंपाउंड में जितने इक्विवेलेंट्स कैटाइन के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स एनाइन के ही होंगे, दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो ये स्पेशली ध्यान रखना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में दोनों का कोफिशिएंट 1 1 ही आएगा, जबकि यहां पर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी को 2 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे कि लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट कर लो। इसमें से कुछ डेटा दे रखे होंगे, उनको आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको ये देखना कि कैसे ऐड या कैसे सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमारा आंसर आ जाए। ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, बस थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको यहां पर बता दी, अदरवाइज कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज क्या है। कि चलो सर ये तो फाइंड आउट कर लिया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है वो हमें पता चल गया, ये भी नोट कर लेना। इसके बाद अब मैं आता हूं इसके एप्लीकेशन पर। तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, टू डिटरमाइन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट
अब सोचिए आपने पानी में एसिटिक एसिड डाला, 1 मोल एसिटिक एसिड डाला, जैसे जैसे आप उसकी कंसंट्रेशन कम करते जाओगे उसका अल्फा बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो उसके कारण कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। और यहां पर कंडक्टेंस को कैसे सोचना है, लैम्डा एम से। कंडक्टेंस मतलब लैम्डा एम, हाँ ये मान लो कि 1 मोल सब्सटेंस है और लेंथ कितनी है 1, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, लैम्डा एम की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो 100% आयोनाइजेशन कब होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी एक वीक एसिड के केस में आप कह सकते हो कि मैक्सिमम कंडक्टेंस कब होगी, जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा। इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पर अल्फा की वैल्यू 1 होगी, राइट। यानी लैम्डा एम इनफाइनाइट मतलब अल्फा कितना हो गया 1। बट किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हम बात करें, किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर, तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम होगी। मान लीजिए अब किसी और कंसेंट्रेशन पर हमने देखा कि लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा एम इनफाइनाइट से आधी रह गई, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस आधे रह गए। नंबर ऑफ आयंस आधे रह गए मतलब कितने परसेंट आयनाइज हुआ, वो 50%। अगर लैम्डा एम की वैल्यू 1/4 रह गई मतलब वो 24% ही आयनाइज हो रहा है। मतलब लैम्डा एम को अगर आप लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिवाइड कर देते हो तो ये आपको क्या दे देता है, उस कंसंट्रेशन पर अल्फा। ये किस कंसंट्रेशन का अल्फा है, जिस कंसंट्रेशन का लैम्डा एम है। लैम्डा एम इनफाइनाइट का अल्फा क्या है, वो तो 1 है। लैम्डा एम इज यूं बोल दो, लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा जितना ज्यादा होगा लैम्डा एम उतना ही ज्यादा होगा, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट मतलब अल्फा कितना 1। तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का क्या पता चल गया, अल्फा पता चल गया। बात समझ में आ रही मेरी कुछ। यानी लैम्डा एम को लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो, अल्फा पता चल जाएगा। सोचो आपको एसिटिक एसिड का अल्फा फाइंड आउट करना है, तो देखो एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा तो है हमारे पास ऑलरेडी, ये जितने भी आयंस हैं इन सब का लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा हमारे पास है। इन सब का लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा हमारे पास है, तो उससे हम एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। अब आपने एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाया, मान लो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन उसमें कितनी 0.1 एम। इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी, उस कंडक्टिविटी को यहां पुट कर दो, लैम्डा एम को यहां पुट कर दो, लैम्डा एम को पुट करके लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो तो अल्फा आ जाएगा, और अल्फा से उस वीक एसिड का क्या निकाल सकते हैं हम, के बी। दो चैप्टर यहां आके कनेक्ट हो गए। अब जितना भी वेरिएशन होगा फिर वापस वही अल्फा से रिलेटेड होगा। सीक्वेंस क्या बनी आपको समझ में आ रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसका अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, उससे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी से लैम्डा एम से अल्फा, और अल्फा से के। या तो क्वेश्चन रेजिस्टेंस से स्टार्ट होगा तो के पर एंड होगा, के से स्टार्ट होगा तो यू मान लो रेजिस्टेंस पर एंड होगा। हाँ, हमेशा पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा। यूं कह दो दो चैप्टर यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, आयनिक और इलेक्ट्रो, और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, अल्फा। ये यहां से अल्फा, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आई मेरी बात। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, सीक्वेंस दिखनी चाहिए आपको। अगर सीक्वेंस दिख रही तो बहुत आसान होते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, डेटा हो सकता कभी बहुत सारे हो, यहां से इस तरह से आपको लोगे सर इतने सारे डेटा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, इजीली हैंडल किया जा सकता है सब कुछ। इजीली आप सारे डेटा मैनेज कर सकते हो। हाँ, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं इसी पर बेस्ड। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ना मैंने आपको, डेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, याद है उसका डेटा, NH4Cl था, उसकी कुछ कंसंट्रेशन दे रखी थी, लेंथ और एरिया दे रखा था। जल्दी जल्दी बताओ, या छोड़ो बदल देते हैं, नया क्वेश्चन ले लेते हैं।
resistance of 0.1 m NH4Cl is 100 ohm, लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एरिया इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये डेटा था क्या? 10। चलो, रेजिस्टेंस कितना था? हाँ, और लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ NH4Cl is 125 Simons centimeter inverse, Simons centimeter square mole inverse. Find alpha. अल्फा 4 हो गया? नहीं। 1250, 1250 करो। वन टू फाइव जीरो कर लो। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/100 इंटू अपॉन 2, यानी 1/20। तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई? 1/20 इंटू 1000 अपॉन 0.1। तो ये कितना आ गया? 50। यानी सही लिखा क्या? सही लिखा ना? 1000, 50, 500। तो lambda m upon lambda m infinite alpha, which is 500 divided by 1250, which is 2/5, which is 0.4. Then there is one more application to determine KSP.
केएसपी किसका डिटरमाइन किया जाता है? जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका केएसपी हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसको समझने के लिए ना, जो मैं बता रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी पहले जब ये पता चलेगा कि जो तरीके हैं दूसरे उनमें क्या प्रॉब्लम आती है। जो बाकी मेथड्स है ऐसा लगता है हाँ सर ऐसे कर लेंगे, लेकिन उन मेथड्स में क्या प्रॉब्लम आती है पहले वो समझना बहुत जरूरी है। सोचो एक सेकंड के लिए, मैं आपसे कहता हूं कि लेबोरेटरी में जाओ और AgCl का आपको केएसपी फाइंड आउट करना है। सोचो आपके पास सारी एक्सपर्टीज है, क्या करोगे आप जिससे आपको AgCl का केएसपी पता चल जाए? यानी लेबोरेटरी में जाके क्या तरीके यूज करोगे जिससे आप इसका केएसपी फाइंड आउट कर सकते हो? आपके पास AgCl का केएसपी का डेटा नहीं है, बताइए। यस, आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। AgCl का केएसपी कैसे निकालेंगे बताइए, सोचो, दिमाग लगाओ। नस्ट इक्वेशन से नहीं, नस्ट इक्वेशन से नहीं, सिंपल सोचो, जितना सिंपल सोच सकते हो उतना सोचो। सॉल्युबिलिटी पता कर लेंगे, कैसे पता करेंगे सॉल्युबिलिटी? सॉरी, टाइट्रेशन से, टाइट्रेशन कर लोगे। और भाई एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट कौन सा करोगे? रोचित, कंसंट्रेशन कैसे पता करोगे? सॉल्युबिलिटी कैसे पता करोगे कि AgCl की सॉल्युबिलिटी इतनी? हाँ, सॉल्युबिलिटी पता चल गई तो केएसपी आ जाएगा, बट सॉल्युबिलिटी कैसे पता चलेगी? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। रुचित, K=H², एस कैसे पता चलेगा? प्रेसिपिटेट बनाएंगे, इलेक्ट्रोड से कुछ नहीं, अभी गैल्वेनिक सेल और उससे कुछ मत सोचो। कुछ कुछ मेथड्स देख रहा हूं मैं, देखो सिंपलेस्ट तरीका क्या है। एक सिंपल सा तरीका ये आता है कि अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी पता चल जाए, मतलब मैक्सिमम कितने मोल्स इसके डिसॉल्व हो रहे हैं, तो वो कैसे पता करें? लेट से आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसमें आपने बहुत सारा, यूं मान लो AgCl डाल दिया, AgCl डाल दिया साहब। अब क्या होगा? ये AgCl जितना भी डिसॉल्व होना है वो हो जाएगा, सॉल्यूशन सेचुरेट हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमने 1 ग्राम AgCl डाला इसमें, कुछ इसमें से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अब जो अनडिसॉल्व AgCl है उसका मास आपको पता करना है। तो थॉट प्रोसेस क्या है कि ठीक है सर, इसको छान लेंगे, फिल्टर पेपर से छान लेंगे, जो डिसॉल्व हो गया वो तो पानी में रह गया, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ वो फिल्टर में बाहर आ जाएगा। अब सोचो, जब आप इसे फिल्टर करोगे और फिल्टर करने के बाद जो AgCl आपके पास आएगा उसका जब आप मास मेजर करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1 ग्राम के आसपास ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि AgCl जो डिसॉल्व हुआ है, आपको पता हो तो 1 मिलीग्राम के आसपास डिसॉल्व होता है, बहुत ही कम। और अगर आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर 2-3 मिलीग्राम तो कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा तो इधर उधर चिपक ही जाएगा, फिल्टर पेपर में ही कहीं इधर उधर चिपक जाएगा, दीवारों पे चिपक जाएगा, क्योंकि डिसॉल्व तो बहुत कम हो रहा है। तो कितना डिसॉल्व हुआ है वो तो पता ही नहीं चलेगा। आपने 1 ग्राम डाला था, पता चला सर 10-15 मिलीग्राम तो कम हो गया। वो 10-15 मिलीग्राम क्या डिसॉल्व हो गया? नहीं, उसमें से कुछ ही डिसॉल्व हुआ, बाकी तो इधर उधर पता नहीं कहीं चिपक गया, कहीं फिल्टर में रह गया, गायब हो गया। ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ, दूसरा किसी ने कहा था सर टाइट्रेशन करके पता कर लेंगे। मैंने आपको टाइट्रेशन पढ़ाया था, याद है?
टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं, फिर दूसरी ड्रॉप डालते हैं, वो रिएक्ट कर जाती है। HCl का बीकर है, NaOH डाला, रिएक्ट कर गया, फिर NaOH डाला, रिएक्ट कर गया, फिर NaOH डाला, रिएक्ट कर गया। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा होता है तो फिर आप एक ड्रॉप डालते हो और कलर चेंज होता है। यहां पर इनिशियली AgCl इतना कम है, इतना कम है कि पता चला पहली ड्रॉप डालते ही आप इक्विवेलेंस पॉइंट से आगे निकल गए। पहली ड्रॉप में ही आप इक्विवेलेंस पॉइंट से आगे निकल जाओगे, क्योंकि उसमें AgCl है ही बहुत कम, 10⁻³ से बहुत कम है। समझ में आ रही मेरी बात? सुनना वापस वो टाइट्रेशन वाले लेक्चर्स, जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है 10⁻³, तब जैसे ही एक ड्रॉप डालते हैं कलर चेंज हो जाता है। यहां तो पहले ही 10⁻³ से बहुत कम है, नहीं कर पाओगे। यानी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कंसंट्रेशन इतनी कम है कि उसे मेजर करना, सॉल्युबिलिटी इतनी कम है कि उसे मेजर करना ऐसे बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे उसका तरीका बता रहा हूं, आप सुनना अच्छी तरह से। क्या करो, AgCl का एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन लो। ऑब्वियसली बात है, इसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी, इसकी हमें मोलरिटी नहीं पता, इसकी हमें सॉल्युबिलिटी नहीं पता है। तो क्या करें, क्या करें यहां पर, तो इसका एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ और उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आसान काम है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन कम है तो रेजिस्टेंस तो और ज्यादा आएगा। तो कंसंट्रेशन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली इसका क्या फाइंड आउट कर लो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से क्या आ जाएगी, लैम्डा एम। यहां से लैम्डा एम निकाल सकते हो। सॉरी, लैम्डा एम नहीं, सुनो, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी हमें पता है, लेकिन लैम्डा एम नहीं निकाल सकते, क्योंकि लैम्डा एम तभी निकाल पाओगे जब आपको ये कंसंट्रेशन पता होगी। मतलब क्या पता होगी, सॉल्युबिलिटी पता होगी। और प्रॉब्लम ही यही है कि हमें सॉल्युबिलिटी नहीं पता है, हमें सॉल्युबिलिटी ही नहीं पता है। तो अब क्या करें, हमें तो यही सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, लैम्डा एम। अब किसी तरह से आपको इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन का लैम्डा एम फाइंड आउट करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लैम्डा एम वो कैसे निकालेंगे, तो जितने भी ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, याद करो, ऑल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये लाइन लिखी हुई मैंने, फॉर ऑल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अल्फा क्या होता है, 1। इन सब का अल्फा 1 होता है, मतलब इनका लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो लैम्डा एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एम इनफाइनाइट। मतलब यहां पर इस लैम्डा एम की जगह क्या पुट कर दो, लैम्डा एम इनफाइनाइट। के आपको यहां से पता चल गया, के इंटू 1000 अपॉन एम, और ये जो एम है वही आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आई मेरी कुछ बात? यहां से आप एम मतलब सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सप्तांशु बेटा, सेचुरेटेड, तुम क्या बोलूं अब तुम्हें, तुम्हारे डाउट्स ही बिल्कुल ऐसे होते ना, तुम्हें लगता है सेचुरेटेड मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, ऐसा? तो यहां से ध्यान रखना, इस लैम्डा एम की जगह लैम्डा एम इनफाइनाइट पुट कर दो, यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी से आप केएसपी फाइंड आउट कर सकते हो। राइट? होमवर्क की अगर हम बात करें तो ओवन में कहां तक कर चुके हम, एट्टी तक सारे हो गए क्या?
तो 89 तक, 81 से 89, और इधर 54 तक हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो 65 तक, यानी S1 और O1 पूरी पूरी जो भी बचा हुआ पार्ट है, S1 और O1 का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करके उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बाय बाय।